Hello, students. Welcome to your biology class. As you can recall, in yesterday's class, we have talked about the Human Genome Project. Human Genome Project में अभी तक हमने बात करी that why do we call it as the mega project and what are the different organizations that have been contributed to accomplish this Human Genome Project? What were the primary goals and what were the different methodologies and the step by step process that has been used to sequence the entire human genome. Now, in today's class, we're going to talk about the silent features of the Human Genome Project. So, the first and the foremost silent feature of the Human Genome Project is that when we sequence the human genome, we figured out the exact size of the human genome that was 3,164.7 million base pairs. That is approximately 3 billion base pairs. And out of these base pairs, if we count the estimated number of genes, that is 30,000. Now, if you're gonna see this at this number 30,000, और फिर ये जो प्राइमरी स्ट्रेटेजिक गोल्स में हमने एक नंबर पढ़ा था दैट एक्चुअली में ह्यूमन जीनोम में कितने जीन्स हैं 20,000 टू 25,000. दैट लुक्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी क्योंकि दोनों नंबर सेम नहीं है. जो फाइनली अभी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ जीन्स हैं तो फाइनल जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में फाइनल सीक्वेंसिंग के बाद व्हाट वी गॉट वाज 20,000 टू 25,000. बट फाइनल प्रिपरेशन फाइनल सीक्वेंसिंग से पहले हमने एक रफ ड्राफ्ट बनाया था इन 2001 क्योंकि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो तो हम ये कहते हैं इट वाज फिनिश्ड इन 2003. सो 2001 में ये जो रफ ड्राफ्ट था उस रफ ड्राफ्ट में हमने एस्टिमेट किया that there must be 30,000 genes. But later on, जब हमने उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया by the end of 2003, तब हमें पता चला कि जो एक्चुअली नंबर ऑफ जीन्स हैं, they are not even 30,000, they are pretty close to 20,000 to 25,000. और जब हमने ह्यूमन सीक्वेंसिंग स्टार्ट भी नहीं करी थी, उस टाइम तक वी वर थिंकिंग कि ये जो हमारे पास जीन्स हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली 80,000 to 140,000 genes. So that was the second thing. Third thing, which is very, very important, जो कि हमारा आगे आने वाले टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस भी बनाएगी. दैट इज मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स में जो 99% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसेस हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं. बट स्टिल वी ऑल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो हम में जो डिफरेंसेस हैं वेरिएशंस हैं वो सिर्फ 0.1% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेसिस की वजह से है. उसके अलावा सारे के सारे ह्यूमन बींग्स में चाहे दो ह्यूमन बींग्स कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो उनमें 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस है विच आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. राइट. एंड देन talking about the gene size. अब जीन होता क्या है? We know, let's say this is a long DNA fragment. इस DNA का एक स्पेसिफिक सेगमेंट जो किसी एक प्रोटीन को कोड करे उसको हम क्या कहते हैं? जीन. बट हाउ मेनी बेस पेयर्स in this gene would be there? तो एवरेज ऑन एन एवरेज एक जीन में about 3,000 bases हैं. So this is on an average. So that means in some genes it may be slightly more and in some there would be slightly less. But यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा different numbers दे रखे हैं. Some of the extreme numbers जो है हमारे पास that is one is the largest human gene. जो largest human gene है that is the dystrophin. डायस्ट्रोफिन आपने 11th क्लास में लोकोमोशन मूवमेंट में एक डिसऑर्डर पढ़ा होगा दैट वाज द मस्कुलर डायस्ट्रोफी विच इज अ न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर जिसमें मसल्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस डायस्ट्रोफिन प्रोटीन. तो उस डायस्ट्रोफिन प्रोटीन को जो जीन कोड करता है दैट इज द डायस्ट्रोफिन. On an average, gene का size है 3,000 bases. But diastrophin is the largest gene जिसमें about 2.4 million bases हैं. Then talking about the chromosomes, chromosome number 1 is the most densely packed chromosome जिसमें सबसे ज्यादा number of genes है. And chromosome number Y is the one with the smallest number of gene.
द क्रोमोसोम नंबर, ये जो सॉरी क्रोमोसोम वाई है, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, सो इफ वी सी, जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है, वी हैव बीन सीइंग कि ओवर द एवोल्यूशनरी टाइम जो क्रोमोसोम वाई है वो अपने जीन्स लूज करता जा रहा है, एंड इट हैज बीन बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। एंड जब हमने कैरियोटाइप देखा था, तो कैरियोटाइप में भी हमने ऑब्जर्व किया था that the size of the chromosome Y was way less than the chromosome X, even though दोनों ही sex chromosomes हैं, right? Now, talking about the entire base sequence, जब हमने पूरे के पूरा जीनोम सीक्वेंस किया, तो we figured out कि हमारे जीनोम में सिर्फ लेस देन 2% ऑफ द जीनोम इज एक्चुअली कोडिंग फॉर प्रोटीन। तो जो ह्यूमन डीएनए है, कभी कभी इन अ वेरी वेग लैंग्वेज हम उसको ये कह देते हैं कि जो ह्यूमन जीनोम है दैट इज कंसिस्ट ऑफ मोस्टली द जंक डीएनए। तो जंक डीएनए मेक्स अबाउट 98% और अप्रोक्सीमेटली 98%। क्यों? क्योंकि ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, प्रोटीन को सिर्फ कितना सा जीनोम कोड कर रहा है, लेस देन 2%। बट द जंक डीएनए इज नॉट यूजलेस, जंक का मतलब तो ये ना कि यूजलेस। बट हम अभी बात करके आए हैं रेगुलेशन में कि इवन इफ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस जो किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है could still be important। क्यों? क्योंकि it could be regulatory in function। जैसे ऑपरेटर था, रिप्रेसर जीन्स थे, एक्टिवेटर्स थे। तो these all are not coding for any proteins but they are regulatory। तो जो हमारा majority of DNA है that is regulatory, and less than 2% is actually coding for the protein। और इस 98% में से भी रेगुलेटरी हमने फिगर आउट करा है कि 50% का फंक्शन हमें स्टिल पता है, बट 50% even though we know it is regulatory but we don't know what is the exact function of those genes, so it is still mystery, it is still a very open branch of science that we have been still being researched on कि हमारे हर इंडिविजुअल जीन का फंक्शन क्या है इफ इट्स नॉट कोडिंग फॉर द प्रोटीन। नाउ देयर इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आगे आने वाले टॉपिक में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको हेल्प करेगी, दैट इज द रेपिटेटिव सीक्वेंस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस वो सीक्वेंस होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि कुछ सीक्वेंस है जैसे ए टी ये हंड्रेड्स ऑफ द टाइम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ द टाइम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो व्हाट इज रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस? वो सीक्वेंसेस हैं जो हमारे जीनोम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, एंड नॉट इवन 1 or 2 times बट हंड्रेड्स और द थाउजेंड्स ऑफ द टाइम्स, राइट? तो दे हैव बीन रिपीटेड मेनी टाइम्स। और ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं, दे आर नॉट इवन कोडिंग फॉर प्रोटीन्स। तो दीज आर एक्चुअली द नॉन कोडिंग सीक्वेंस, और हमारे जीनोम का मेजर प्रोपोर्शन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस ही बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेजर प्रोपोर्शन है दैट इज एक्चुअली नॉन कोडिंग। और अभी हमने बात करी नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो कोई प्रोटीन नहीं बना रहा है, वी डोंट कॉल इट एज द जंक इन रियल, क्योंकि जंक का मतलब है यूजलेस। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ वेरी वेग लैंग्वेज वी वर कॉलिंग इट एज अ जंक जंक डीएनए। बट एक्चुअली में अभी हमने फिगर आउट करा है दैट यही जंक डीएनए है, यही नॉन कोडिंग डीएनए है, विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ द जीन, जो स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ करवा रहा है, जैसे कि हमने लैकोपेरोन में करा था। So even though these repetitive sequences are not coding for any protein, but they are responsible for regulation of the gene expression. So these are regulating the gene expression. यही repetitive sequences हैं जो कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। इफ यू रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को सेंट्रोमियर कहते हैं, और इस सेंट्रोमियर में प्रेजेंट है बहुत ज्यादा रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। तो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, क्रोमोसोम्स का डायनामिक्स कि कैसे क्रोमोसोम्स मूव करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिविजन, ड्यूरिंग द मेटाफेज, वो मेटाफेज प्लेट पे आते हैं, एनाफेज दे स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट पोल्स। So that is also being controlled by these non-coding sequences. And also, these repetitive sequences
are playing an important role in understanding the evolution, क्योंकि ये repetitive sequences most of the individuals में same है. So they actually helps us to study the evolution. चाहे कुछ ह्यूमन रेसेस एक जगह से दूसरी जगह में भी माइग्रेट हो चुकी हैं, बट स्टिल इवन आफ्टर माइग्रेशन हम ट्रेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि उनके जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं वो किस रेसेस के साथ सबसे ज्यादा सिमिलर हैं. ओके. लास्टली another thing जो कि pretty much similar to repetitive sequences ही है, which is the SNPs. Now what is SNPs? We know that there are the repetitive sequences, right? दो इंडिविजुअल्स हैं, उनमें कोई सीक्वेंस है जो वो सेम है. लेट्स से AATCGT, एंड देन देयर इज another इंडिविजुअल, उसमें भी ये सेम है, बट देयर इज दिस वन बेस दैट इज डिफरेंट. बाकी सारा जीनोम सेम है, राइट? तो एक जगह पे वेरिएशन है, बाकी सारा जीनोम सेम है. इसी चीज को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली मतलब मेनी, फॉर्म मतलब वेरिएशन. मे बी तीसरे इंडिविजुअल में इट लुक्स लाइक दिस, बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड सेम है, सिर्फ यही एक न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट है. तो साइंटिस्ट्स हैव फिगर्ड आउट कि ह्यूमंस में ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं जिसको अगर देखें तो देखने में तो वो सारा का सारा सीक्वेंस सेम है, बट वहां पे सिर्फ एक पर्टिकुलर एसएनपी में डिफरेंस है, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस है. तो जब सारा का सारा जीनोम सेम हो और वहां पे सिर्फ एक ही सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस हो, तो उसको हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, विच इज कॉल्ड एज स्निप्स. और ऐसे स्निप्स ह्यूमन के जीनोम में 1.4 मिलियन लोकेशंस में प्रेजेंट है. तो दिस इज कॉल्ड एज द सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस. अब इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू फाइंडिंग द डिसीजेस. क्यों? क्योंकि मे बी दीज टू आर नॉर्मल, बट अगर साइटोसिन या एडेनाइन की जगह पे थायमिन आए, तो मे बी दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर. एंड दिस इज ऑल्सो एक्चुअली ट्रू. कुछ ऐसे ही सिंगल एक एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से इंडिविजुअल्स आर एसोसिएटेड विद हायर रिस्क ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक cancers, type 2 diabetes, Alzheimer's disease, right? So, and also just like the DNA, just like the repetitive DNA sequences, these SNPs also helps us to study the human evolutionary history that over the course of time, जैसे सारे के सारे humans हैं, they are originated from the Africa. Later on, they gets migrated to the other parts. जो humans का ओरिजिन है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करे हैं? अफ्रीका से. सो हमारे जो माइग्रेशन रूट्स हैं दे कैन ऑल्सो बी स्टडीड यूजिंग दीज SNPs, which is the single nucleotide polymorphism, right? So all these are the salient features of the Human Genome Project. नाउ इफ यू टॉक अबाउट एप्लीकेशंस, ये जो सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं, दैट इज कि अगर हम ह्यूमन जीनोम को स्टडी कर लें, हम काफी सारे जीन्स के फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं कि कौन से प्रोटीन को कोड करते हैं, कौन से रेगुलेटरी हैं. हम इनको स्टडी कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द डिसीजेस, और फिर उन डिसीजेस को डायग्नोज और ट्रीट करने में वी कैन स्टडी दैट, राइट? सो दीज आर अ सर्टेन एप्लीकेशंस ऑफ द certain applications of the Human Genome Project, right? But since बहुत बड़ा है human genome, we have a lot of data, so we are still trying to understand it even further. We are still trying to improve the analysis tools. Okay, so that is all we have about the Human Genome Project's silent features. Now make sure you must revise the yesterday's lesson, Human Genome Project 1, and the today's lesson as well. Make notes. कल भी मैंने सेम बात कही थी कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा है. सो मेक श्योर यू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी, and most important things, make sticky notes so that you can quickly go over the data rather than finding out it from the NCERT lines. Okay, that's all we have about the today's lesson. Okay, okay then, bye bye, have a good day.